हुए हैं, तो स्वदेशी की बात को लेते हुए भी उन्होंने अपनी बातें इंट्रोडक्टरी रखी थी। तो आप इन्हीं सभी बातों को लेते हुए अपनी बात रखें। मुद्दा ये है कि ये नेतृत्व तालीम शिविर है और उसमें हम काफ़ी कुछ समझ रखते हैं, लेकिन फिर भी जहाँ हमारी रुकावटें हैं वहाँ से आगे जाते हुए हमारा आगे का नेतृत्व कैसे होना चाहिए और किस तरह से हम ये माहौल जो हरियाणा पंजाब में शुरू हुआ है वही गुजरात में भी किस तरह से आगे ले जाने की बात हो, उस प्रकार का ये पहला कार्यक्रम है। तो अभी हम हेमंत कुमार जी बात रखेंगे और बाद में बातचीत भी होगी। डॉक्टर हेमंत कुमार शाह। नमस्कार साथियों, मुझे लगता है कि मैं करीब आधा पौना घंटा बात करूं आप सबसे और बाद में हम थोड़ी सी चर्चा करें। आजकल जो अर्थतंत्र है, इकोनॉमी है, वो क्या है, कैसे है, वो कैसे चलती है और इसका मतलब क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी बातें मैं आपके सामने रखूं और फिर इसका विकल्प क्या हो सकता है, वो कैसे विकल्प खड़ा किया जाए, इसके बारे में भी थोड़ी सी बातें मैं करूंगा आपसे। हालांकि विकल्प खोजना और विकल्प को कार्यान्वित करना बहुत कठिन है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन स्थानिक स्तर पर अगर कार्य किए जाए तो विकल्प की संभावनाएं हैं। इसको मद्देनज़र रखते हुए मैं आपसे थोड़ी बातें करने की कोशिश करता हूँ। एक शब्द है बाजार। बाजार क्या है, मार्केट क्या है? तो बाजार का मतलब है डिमांड एंड सप्लाई, मांग और आपूर्ति। गुजराती में मांग अने पुरवठो। तो बाजार का मतलब यह है कि जो उपभोक्ता लोग हैं वो बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की डिमांड करते हैं और जो उद्योजक हैं या तो जो व्यापारी लोग हैं वो उत्पादन करके वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति देते हैं, सप्लाई देते हैं। और इकोनॉमिक्स में बाजार का नियम यह है कि मांग अगर आपूर्ति से ज़्यादा हो, डिमांड अगर सप्लाई से ज़्यादा हो तो दाम बढ़ेगा। डिमांड अगर कम हो सप्लाई से तो दाम कम होगा। सप्लाई ज़्यादा होगा, डिमांड कम होगी तो दाम कम होगा। आजकल पूरे विश्व में स्कूल्स में, कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में जो लॉ ऑफ डिमांड मतलब मांग का नियम पढ़ाया जाता है और प्राइस डिटर्मिनेशन मतलब दाम का निर्धारण कैसे होता है मार्केट में, इसके बारे में जो पढ़ाया जाता है वो ये पढ़ाया जाता है कि डिमांड ज़्यादा होगी सप्लाई से तो दाम बढ़ेगा, डिमांड कम होगी सप्लाई से तो दाम कम होगा। लेकिन सवाल इस बात का है कि ऐसा क्यों होता है, ये बात कभी पढ़ने में या पढ़ाने में नहीं आती। कहीं भी मान लो कि प्याज के दाम बढ़ गए, आज 5 रुपया है, कल 20 रुपया हो गया, तो आमतौर पर क्या कहा जाएगा कि आमतौर पर यह कहा जाएगा कि प्याज का उत्पादन कम हुआ है इसलिए प्याज की डिमांड ज़्यादा है, लेकिन उत्पादन कम हुआ है, सप्लाई कम हुआ है, इसलिए प्याज के दाम बढ़ गए। 5 से 20 हो गया, 20 से 25 हो गया, 25 से 40 हो गया, 40 से 80 हो गया। क्यों हुआ? तो सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है। बस यही बात बाजार में चलती रहती है। कोई ये नहीं पूछता कि प्याज के दाम क्या इसलिए बढ़े कि प्याज का उत्पादन का खर्चा बढ़ गया,
प्याज का उत्पादन का खर्चा वही का वही है। 5 रुपये जब प्याज बेचा जाता था मार्केट में अहमदाबाद में, तो भावनगर में और नासिक में 1 रुपये किलो या 2 रुपये किलो प्याज पैदा करने का खर्चा था। वो तो वही का वही है, इसमें कोई फर्क नहीं हुआ, लेकिन प्याज के दाम बढ़ जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो जहां भी दाम बढ़े और जिसने भी दाम बढ़ाए वो उत्पादक नहीं है, वो या तो व्यापारी है, छोटे हैं या बड़े हैं, उन्होंने दाम बढ़ा दिए हैं, इसलिए मार्केट में दाम बढ़ जाते हैं। ये एक बात हमें ठीक तरीके से समझनी चाहिए कि मार्केट में दाम क्यों बढ़ते हैं, ये एक बात। दूसरी बात यह है कि मार्केट है क्या सच में। तो मार्केट यह है कि अगर आपकी जेब में पैसा है, मतलब आपके पास परचेजिंग पावर है, तो आप मार्केट में कुछ भी खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास मार्केट में खरीदने के लिए परचेजिंग पावर नहीं है, तो आप मार्केट में जाके कुछ नहीं खरीद सकते हैं। मान लो कि मेरे पास, मैं भूखा हूँ, मेरी जेब में कोई पैसा नहीं है, मैं भीख मंगा हूँ, इधर बाहर होके खड़ा रह के भीख मांग रहा हूँ, और आप वहाँ से पास होते हुए अगर मुझे कुछ भी नहीं देंगे, 5 रुपया 10 रुपया कुछ देंगे नहीं, तो मैं भूखा सो जाऊंगा। दूसरे दिन उठूंगा, फिर से भीख मांगूंगा। आप जैसे कई लोग निकलेंगे, लेकिन अगर मुझे वो 5 या 10 रुपये नहीं देंगे तो मैं फिर से भूखा सो जाऊंगा। ऐसे 25-50 दिन चले जाएंगे तो मैं मर जाऊंगा। लेकिन मान लो कि अगर आपने मुझे 10 रुपया दिया, तो वो 10 रुपया दे के मैं वो जो चाय किटली वाला है वहाँ जाऊँगा, चाय कॉफ़ी लूँगा, बिस्किट लूँगा, खाऊँगा, जीऊँगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपने मुझे जो 10 रुपया दिया वो बाजार नहीं है, वो प्यार है, दया है, करुणा है, धर्म है, मानवता है, कुछ भी है, लेकिन वो अर्थशास्त्र नहीं है, वो बाजार नहीं है। लेकिन आपने जो 10 रुपया मुझे दिया वो लेके जाऊंगा और कुछ खरीदूंगा, तो वो बाजार है। इसका मतलब यह हुआ कि मेरी जेब में अगर 10 रुपया नहीं है तो बाजार मुझे मार डालेगा। तो बाजार है वो मर्सीलेस है, निर्दय है। अगर आपके पास कुछ है नहीं तो वो मार डालेगा, यह निश्चित है। सवाल इस बात का है कि मैं गरीब हूं, इस देश का नागरिक हूं, तो मुझे जीने का अधिकार है कि नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं इस देश के अर्थतंत्र में कुछ अपना योगदान नहीं देता, मैं योगदान तो दे रहा हूं, लेकिन वो इतना पर्याप्त नहीं है कि मैं अपने सुख चैन से जी सकूं। तो ये सुख चैन से जी सकूं ऐसा मेरी आमदनी नहीं है, तो मैं कैसे अपना गुजारा करूंगा। तो बाजार मुझे वो गुजारा करने के लिए पर्याप्त जो आमदनी चाहिए वो नहीं दे रहा। वो नहीं इसलिए दे रहा कि वो शोषण कर रहा है। तो बाजार हमेशा शोषण करता है, यह निश्चित है। मैं वो 10 रुपया लेके चाय की किटली के पास जाता हूँ, और जो लेता हूँ चाय कॉफी या बिस्किट, वो एक्सचेंज है, वो विनिमय है। लेकिन आपने जो 10 रुपया दिया वो विनिमय नहीं है। तो ये एक दूसरी बात हमें बाजार के बारे में जरा सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि बाजार में हमेशा, मैं इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर रहा हूँ, इसलिए हम तो पढ़ाते ही रहे, सालों तक पढ़ाते रहे, कि जहाँ कंपटीशन होती है वहाँ हमेशा उपभोक्ता का फायदा होता है। तो कंपटीशन जो है वो हमेशा उत्पादक को लाभ देता है और वैसे ही उपभोक्ता को लाभ देता है।
जैसे कि यहाँ ये जो पंखा है वो कॉफ़ी कलर का है। अगर किसी उत्पादक को ऐसा लगे कि ये एक इसकी बाजू उसका लाल रंग बना दो, दूसरे का हरा बना दो, तीसरे का कॉफ़ी रखो, बीच वाला कुछ ब्लू बना दो, ऊपर का है उसको सफ़ेद बना दो, ऐसा एक मल्टी कलर पंखा बनाया और बाजार में बेचने के लिए रखा। अब सवाल क्या है, देखो बाजार क्या करता है। बाजार तो ये करता है कि ये जो मल्टी कलर पंखा बनाने वाला उत्पादक है, कंपनी है, वो इश्तार देगा टीवी पर और कहेगा कि ये हमारा मल्टी कलर पंखा है, इसमें मल्टी कलर हवा आती है, आप जरा इससे खरीद कर मल्टी कलर हवा का मज़ा लीजिए। और आप कहेंगे कि हाँ इसमें शायद मल्टी कलर हवा आ सकती है, तो हम ये कॉफ़ी रंग का पंखा न खरीद के मल्टी कलर पंखा खरीदेंगे। अब देखो बाजार कैसे काम करता है। आपने खरीदा मल्टी कलर पंखा, इसका मतलब ये हुआ कि ये पंखे बाजार में बेचने बंद हो जाएंगे। सब लोगों ने अगर ऐसा किया तो सब लोग वो मल्टी कलर पंखा खरीदेंगे, ये रंग बनाने का कारखाना भी बंद हो जाएगा और जो और कलर के कारखाने चलेंगे। ये आखिर किसने तय किया? तो कि ये आखिर तो उपभोक्ता ने तय किया। मान लो कि उपभोक्ता ने तय नहीं किया होता कि हमें ये पंखा नहीं खरीदना है, तो वो पंखे वाली कंपनी बंद हो जाती, यही पंखा बिकता। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया, जिसे हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं कि जो कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, वो संप्रभु है, मतलब सार्वभौम है, सोवरेन है। वो तय करता है कि बाजार में क्या उत्पादन होगा, क्या नहीं होगा, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, और उसका दाम भी कितना होगा। मान लो कि हमारे यहाँ जब कोरोना आया और काफ़ी दिक्कत हुई 2020 में, 21 में, तब रेमडेसिविर इंजेक्शन का दाम करीब 30,000 35,000 रुपये तक चला गया। कंपनियों का उसका उत्पादन खर्चा तो 500,000 रुपया भी नहीं था, लेकिन वो 30-35,000 रुपये चला गया। दाम तभी होते हैं जब बेचने वाला होता है और खरीदने वाला होता है। आपने कहा कि दाम 35,000 रुपया है, इसका मतलब यह है कि 35,000 में बेचने वाला भी है और 35,000 में खरीदने वाला भी है। अगर 35,000 में बेचने वाला है और 35,000 में खरीदने वाला नहीं है तो 35,000 दाम नहीं होता। तो इसका मतलब ये हो गया कि 500,000 रुपये का जो इंजेक्शन था, इसका दाम 35,000 तक चला गया, लाख तक चला गया। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है मुनाफा, इसकी वजह है प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट जो है वो पीपल और प्लेनेट दोनों से आगे चली जाती है। एक बात बीच में आपने बोला कंप्यूटेशन में उपभोक्ता का फायदा तो समझ में आया, मगर ये उत्पादक का फायदा कैसे होता है? उत्पादक भी कंपटीशन करते हैं हाँ। मुनाफे के लिए, जिसे हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। मैं कह रहा हूं वो मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट होता है। मतलब मैं क्या करता हूं कि मुझे ज्यादा प्रॉफिट चाहिए। ज्यादा मतलब कितना, इसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई भी कितना भी मुझे प्रॉफिट चाहिए। उस प्रॉफिट के लिए मैं हमेशा काम करता हूं। तो अगर आपने इतना प्रॉफिट कमाया है तो मैं कैसे ज्यादा प्रॉफिट कमाऊं, कंपटीशन करके, आपसे कंपटीशन करके, यही हमेशा मेरा उद्देश्य रहता है। तो इसमें दो बातें आती हैं, एक मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि जो उत्पादन होता है उसका खर्चा कम करो जितना हो सके उतना। मैं हमेशा कहता रहता हूं कि ग्लूकोज के बॉटल में ग्लूकोज हो ऐसा आवश्यक नहीं है, आप चाहे ही मर जाओ, मुझे क्या हर्ज है, बराबर। मुझे तो प्रॉफिट चाहिए इसका, हाँ, एज ए मैन्युफैक्चरर। इसीलिए तो सारी फर्जी चीजें बाजार में मिलती रहती है।
तो मेरा जो मायना है वो तो मुनाफा कमाने का है, और मुनाफा कितना उसकी कोई लिमिट नहीं है। मैं कितना पैसा इकट्ठा करूं इसकी भी कोई लिमिट नहीं है। इसे ही कहते हैं पूंजीवाद, कैपिटलिज्म। तो ये सारी बाजार मार्केट कैपिटलिज्म जो है वो कैसे चल रहा है, ये मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट के सिद्धांत पर और मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट के सिद्धांत पर चल रहा है, जिसमें है कंपटीशन, बराबर। और इसमें हमें कहा जाता है कि ये कंज्यूमर है वो सॉवरेन है, वही तय करता है, उपभोक्ता है वही तय करता है कि बाजार में क्या चीजें, किन चीजों का उत्पादन होगा, किन सेवाओं का उत्पादन होगा और वो किन दामों पर बेची जाएगी। लेकिन सवाल इस बात का है कि जो चीजें, जो सेवाएं बाजार में बिकती है वो क्या कंज्यूमर के फायदे के लिए है, कंज्यूमर को लाभ प्रदान करती है, अगर वो करती है तो कितना लाभ प्रदान करती है और कब प्रदान करती है। ये सारी बातें मोटे तौर पर कभी भी जो पढ़ाया जाता है कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, इसमें सोची नहीं जाती, क्योंकि इसमें जो सेंटर में है वो मुनाफा है, इसमें जो सेंटर में है वो उत्पादन है, इसमें जो सेंटर में है वो आमदनी है, इनकम है। जैसे कि मैं कई बार कहता हूं, देखिए आप कि सिगारेट का उत्पादन होता है, बीड़ी का उत्पादन होता है, तंबाकू का उत्पादन होता है। क्यों होता है? वो इसलिए कि बेची जाती है। बेची क्यों जाती है? वो इसलिए कि खरीदी जाती है। कोई खरीदने वाला है ना सिगारेट, कोई बीड़ी खरीदने वाला है तभी तो बेची जाती है, इसलिए तो वो पैदा होती है, बराबर। अब जिसने खरीदी, जिसने फूंकी सिगारेट और बीड़ी या तंबाकू का सेवन किया, उसको कैंसर होता है, हो सकता है, फिर भी वो खाता है, फिर भी वो पीता है। फिर क्या होता है? तो उस कैंसर की दवाई पैदा करने का कारखाना चलता है, उस कैंसर को ठीक करने के लिए अस्पताल चलता है ना। फिर सरकार क्या करती है? सरकार कहती है हमने मां अमृतम योजना बनाई है, उसमें आपको 5 लाख रुपया देंगे, 5 लाख रुपये तक की सारवार होगी आपकी, तो वो पैसा खर्चा कौन करेगा? सरकार करेगी। तो कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, कैंसर स्पेशलिस्ट दवाइयां होती हैं, ये सारी चीजों का उत्पादन होता है। तो हम इकोनॉमिक्स में ये कहते हैं कि जीडीपी बढ़ गई, इनकम बढ़ गई, पूरे देश की इनकम। इनकम का मतलब क्या? जीडीपी का मतलब क्या? जीडीपी मतलब पूरे देश की इनकम, मतलब 140 करोड़ लोगों की इनकम। तो जिसने सिगारेट पैदा की उसको तो इनकम मिली, जो किसान ने तंबाकू पैदा किया उसको भी इनकम हुई, जिस डॉक्टर ने आपका ट्रीटमेंट किया उसको भी इनकम हुई, उसने जो ऑपरेशन किया जिस साधनों से किया उस साधनों का उत्पादन करने वाला जो कारखाना है उसको भी इनकम मिली, आपकी जो दवाइयां हुई वो पैदा करने वाला जो कारखाना है उसको भी इनकम मिली, सबकी इनकम बढ़ी, लेकिन आदमी मर गया, कैंसर हुआ। तो ये इकोनॉमिक्स है, आदमी मर गए उसकी चिंता मत करो, समझे आप? जीडीपी बढ़नी चाहिए। ये सारा जो देखिए आप आजकल क्या हो रहा है, यूक्रेन का वॉर चल रहा है ना, और यूरोप और अमेरिका यूक्रेन में अपने सारे शस्त्र अस्त्र बेच रहा है, और वो बंदा यूक्रेन का मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, वो कहीं कहीं घूम रहा है यूरोप में और अमेरिका में, जा जाके कह रहा है कि हमें ये शस्त्र दो, आप मरो, हमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन हमारे शस्त्र बेचे जा रहे हैं। तो अमेरिका की जो अभी कंपनियां थी शस्त्र पैदा करनारी, आर्म्स प्रोड्यूसर कंपनी थी, वो सारी कंपनियों के धंधे अभी एकदम और बढ़ गए। अभी मैंने पढ़ा था कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में उन कंपनियों के शेयर के दाम बढ़ गए हैं, क्योंकि यूक्रेन में वॉर चल रही है, क्योंकि उनके शस्त्र अस्त्र यूक्रेन को बेचे जा रहे हैं। तो ये धंधा मरने का और मारने का है, ये बिल्कुल साफ होना चाहिए।
और उसमें जीडीपी बढ़ती है, उसमें इनकम बढ़ती है। तो जो मनुष्य है वो सेंटर में नहीं है, उसमें मुनाफा सेंटर में है, उसमें इनकम सेंटर में है, उसमें उत्पादन सेंटर में है। ये सारी बात हमें बाजार को लेकर समझनी चाहिए, ये एक बात है। दूसरी बात यह है कि जैसा कि मैंने कहा कि अगर मैं भिखमंगा होता, भीख मांग रहा है और कोई आप मुझे कुछ नहीं देंगे तो मैं मर जाऊंगा, तो सवाल इस बात का है कि मुझे जीने का अधिकार है कि नहीं है, मैं इस देश का नागरिक हूं। और जब चुनाव आता है तब तो आप लोग मेरे पास आते हो कि भैया वोट दो, वोट दो, और मैं वोट देता भी हूं। तो सवाल इस बात का है कि मुझे जीने का अधिकार है कि नहीं। तो प्रॉब्लम वहां है कि ये बाजार मुझे मार डालेगा। परिवार मेरा गरीब है, समाज भी शायद मेरा गरीब है, धर्म के नाम पर मुझे थोड़ा बहुत कुछ सहायता मिल जाती है, लेकिन उतनी सहायता नहीं मिलती जितनी मुझे चाहिए ठीक से चैन से जीने के लिए। जैसे और लोग जी रहे हैं उसी तरह जीने के लिए मेरे पास जितने पैसे होने चाहिए उतने पैसे नहीं है, तो मुझे वो कौन सहायता देगा। तो हमारा जो मतलब है वो ये है कि ये जो सरकार है, ये जो राज्य है जिसे स्टेट कहा जाता है, हम सरकार शब्द बोलते हैं, सरकार में और स्टेट में फर्क है, और राष्ट्र में भी फर्क है। राष्ट्र, राज्य और सरकार, ये तीनों के मतलब अलग अलग है। मैं अभी इसकी चर्चा में नहीं जा रहा हूं, लेकिन सवाल इस बात का है कि मैं अगर गरीब हूं, मुझे जीने का अधिकार है, तो मुझे वो खाना देना, ठीक तरीके से जीने की सारी सुविधाएं देना, वो अगर बाजार नहीं कर रहा, समाज नहीं कर रहा, तो वो करेगा कौन। तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की है। हमने संविधान में लिखा है, पार्ट 4 में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट में हमने ये लिखा है कि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि जो अशक्त है उन लोगों के कल्याण की जिम्मेदारी सरकार की है। अब आप कहेंगे सरकार कितना करेगी और कैसे करेगी, ये सवाल भी आता है कि सरकार कितना करेगी। 140 करोड़ में करीब 80 करोड़ 100 करोड़ लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं, और आजकल सरकार मुफ्त में अनाज दे रही है करीब 80 करोड़ लोगों को, है ना, करीब 28 महीने से दे रही है, और भी शायद 4-6 महीने दे सकती है। तो कहां तक देगी, ये सवाल भी पूछे जाते हैं। और फिर ये भी कहते हैं अरे यार टैक्स तो हम भरते हैं और उन लोगों को मुफ्त में सब सरकार देती है, टैक्स हम भरते हैं। ये सारी गलत फहमियां हैं। इस देश में इनकम टैक्स भरने वाले कितने लोग हैं, तो ऐसा आंकड़ा है कि 6.5 करोड़ लोग इनकम टैक्स का रिटर्न भरते हैं, लेकिन ये 6.5 करोड़ लोग टैक्स नहीं भरते। टैक्स भरने वाले सिर्फ करीब 2.5 करोड़ लोग हैं। तो ये जो 2.5 करोड़ लोग हैं वो इस देश के धनी लोग हैं, दे आर रिच, बराबर। वे लोग बोल बोल करते हैं हम टैक्स देते हैं, और उन लोगों को हमारे टैक्स के पैसे से उनको कुछ सहायताएं हमेशा दी जाती है, वो अपने पैरों पर कभी खड़े नहीं होते, वगैरह वगैरह। अब सवाल इस बात का है कि क्या गरीब लोग टैक्स नहीं भरते हैं। मुझे नहीं मालूम, यहां आप सब लोग बैठे हैं, इनमें कितने लोग इनकम टैक्स भरने वाले हैं, कितने लोग हैं, बराबर है। मेजॉरिटी ऐसे हैं जो इनकम टैक्स भरने वाले नहीं है, मेजॉरिटी वही है। इसका मतलब यह है कि यहां जो टैक्स इनकम टैक्स भरने वाले लोग नहीं है वो क्या टैक्स नहीं भरते। एक भी चीज ऐसी नहीं है, ये 1 रुपये की पेन मैं खरीदूं ना तो उसमें भी 1 पैसा 2 पैसा टैक्स है। एक भी चीज ऐसी नहीं है इस देश में जहां टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स जिसे कहते हैं, वो नहीं है। और भारत सरकार का आंकड़ा ये कहता है कि भारत सरकार की जितनी आमदनी है टैक्स में से, उसमें से आधी ये इनकम टैक्स और कंपनियों के टैक्स में से आती है, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स में से आती है। मतलब कंपनियों का जो मुनाफा होता है उसके ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है उसमें से आती है। आधी इनकम तो ये एक्साइज ड्यूटी में से, कस्टम ड्यूटी में से और जीएसटी में से आती है। तो हर चीज पर जीएसटी है। ऐसी कौन सी चीज है
कि जिसमें जीएसटी नहीं है या वैट नहीं है। राज्य सरकार का टैक्स है या भारत सरकार का टैक्स है, टैक्स है ही। तो गरीब लोग टैक्स नहीं भरते, ये एक गलत ख्याल है। ठीक है, हां, उतना टैक्स नहीं भरते जितना धनी लोग भरते हैं, वो तो ठीक है ना। वही तो काम है सरकार का कि जो धनी लोग हैं उन पर ज्यादा टैक्स डालो, उनमें से उनके पैसे लो और गरीबों के लिए काम करो। क्यों? इसलिए कि हमारे संविधान में लिखा है कि हमें समानता चाहिए, यह हमारा आदर्श है। हाँ, संपूर्ण समानता आदर्श है, लेकिन वो संभव नहीं है। तो जो संभव है वो क्या है? गांधी जी भी कहा करते थे, उन्होंने भी संपूर्ण समानता का आदर्श रखा था। सर्वोदय के जो उन्होंने 3 सिद्धांत दिए, उसमें दूसरा सिद्धांत समानता का सिद्धांत है। लेकिन वो संपूर्ण समानता संभव नहीं है, वो गांधी जी ने भी स्वीकार किया। लेकिन फिर गांधी ने यह कहा कि हां, संपूर्ण समानता संभव नहीं है, लेकिन न्याय संभव है। तो जहां अन्याय है, इसके खिलाफ गांधी ने लड़ी। तो ये जो अन्याय है उसको रोकना, ये सरकार का काम है, समाज का काम है, धर्म का काम है। लेकिन कई बार धर्म रोक नहीं पाता, कई बार समाज रोक नहीं पाता, राज्य के पास दंड है, तो वो दंड के हिसाब से हमेशा अन्याय को रोकने का प्रयास करता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि राज्य में कौन लोग हैं? तो राज्य में वही लोग हैं जो शोषण करने वाले लोग हैं। तो ये राजसत्ता और अर्थसत्ता दोनों एक साथ मिले हुए हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है, पूरे भारत में नहीं, पूरी दुनिया में यह समस्या है कि राजसत्ता और अर्थसत्ता दोनों मिले हुए हैं और दोनों मिलकर शोषण करते हैं। अभी जो अदानी का मामला चल रहा है, आपको मालूम होगा, देखिए ना, विपक्ष मांग कर रही है कि संयुक्त संसदीय समिति होनी चाहिए, कोई जांच नहीं हो रही। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कोई जांच नहीं कर रही। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी, जिसका काम है जांच करने का, वो भी नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? इसलिए कि इस देश का सबसे धनी आदमी है, वो कुछ भी कर सकता है। तो ये राजसत्ता और धर्मसत्ता, कानून है, कानूनन उसको ये काम सौंपा गया है, फिर भी वो काम नहीं कर रहे हैं। तो ये राजसत्ता धर्मसत्ता का जो मिश्रण है, वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। तो एक और जिसे कहा जाता है मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, ये जो शस्त्र अस्त्र का व्यापार, और दूसरी ओर मुनाफे के लिए चलता व्यापार, ये दोनों व्यापार राजसत्ता की सांठ-गांठ से, उसकी मिली भगत से चल रहा है। ये हमारे लिए काफी बड़ी दिक्कत वाली बात है। अब सवाल इसका यह है कि इसका उपाय क्या किया जाए। बहुत कठिन है उपाय करना। आपके और हमारे घर में भी ऐसी कई चीजें होगी जो मल्टीनेशनल कंपनियों ने बनाई होगी। आपके और हमारे पास जो मोबाइल फोन है, वो भी मल्टीनेशनल कंपनी ने बनाया हुआ है। इस दुनिया में करीब 80,000 मल्टीनेशनल कंपनियां हैं। उसमें से 1,000 कंपनियां ऐसी है कि जिन कंपनियों का टर्नओवर, मतलब सालाना कामकाज उनका, इस दुनिया के 110 देशों के बजट से ज्यादा है। जैसे कि गुजरात का बजट अभी आएगा, देखना आप, गुजरात सरकार का बजट है 2,45,000 करोड़ रुपया, और अदानी की जो प्रॉपर्टी है, मिल्कत है, उसका आंकड़ा है 11,50,000 करोड़ रुपया। अंबानी की जो मिल्कत है उसका आंकड़ा है 6,50,000 करोड़ रुपया। कहां गुजरात सरकार और कहां दो बंदे? कौन किस पर शासन करता है? गुजरात सरकार शासन कर रही है कि ये दो बंदे गुजरात सरकार के ऊपर शासन करते हैं? ये खोजना भी जरा मुसीबत वाली बात होती है। तो इसका मतलब यह है कि हम किस प्रकार से
ये जो सारा चल रहा है उसमें से कैसे, कहां से निकलने की कोशिश करें, किस प्रकार से अपना विकल्प खोजने की कोशिश करें। 2 बातें 3 बातें इसमें मुझे लगता है कि हो सकता है, और वो कैसे हो सकता है इसके बारे में सोचें हम। एक बात यह है, गांधी जी ने जिसे कहा था स्वदेशी, आजकल इसे आत्मनिर्भरता कहा जाता है। ये मैं आत्मनिर्भरता की बात नहीं करता हूं आजकल, क्योंकि इसलिए इस देश में अभी 4,853 कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां काम कर रही है, जो विदेशी कंपनियां हैं अभी काम कर रही हैं, और सरकार और विदेशी कंपनियों को बुला रही है। तो एक तरफा हमें आत्मनिर्भरता का स्लोगन है, सूत्र है, और हम विदेशी कंपनियों को बुला रहे हैं। दूसरी बात कि हमारा जो विदेशी ऋण है, वो विदेशी ऋण है करीब 640 अरब डॉलर का विदेशी ऋण है, और वो आज से 8 साल 9 साल पहले 10 साल पहले सिर्फ 350 अरब डॉलर के करीब था। मतलब वो दुगुना हो चुका है। उतना पैसा हमने IMF से, वर्ल्ड बैंक से, ADB से या दुनिया की सरकारों से लिए हैं। तो विदेशी ऋण बढ़ता जाता है, विदेशी कंपनियों को हम इधर बुला रहे हैं। काफी चीजों के ऊपर विदेशियों का एक प्रकार से मोनोपोली है। तो नाम है कंपटीशन का पूंजीवाद में, लेकिन जो हो रहा है वो मोनोपोली है। और जहां मोनोपोली होती है वहां हमेशा, हम पढ़ाते भी हैं कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में, कि जहां मोनोपोली होती है वहां शोषण होता है। तो शोषण इस तरीके से होता है, वो इनविजिबल है, हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हमें किस प्रकार से हमारा शोषण हो रहा है। मैं कई बार कहता हूं कि जो गुलाम होता है उसे पता चलना चाहिए कि हम गुलाम हैं। उसे पता चलेगा तो उसमें से वो बाहर निकलने का प्रयास करेगा। लेकिन गुलामी में ही मजा है। अगर उसे पता ही नहीं चलता है कि हम गुलाम हैं, तो वो गुलामी में से बाहर निकलने का प्रयास नहीं करेगा। एक कंपनी आई थी, एक कंपनी 1600 की साल में जहांगीर के दरबार में गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, कि हमें ट्रेड करने का हमें लाइसेंस दीजिए। जहांगीर ने दिया और हम गुलाम हो गए, ये इतिहास बता दिया। लेकिन 4,853 कंपनियां, विदेशी कंपनियां आज भारत में काम कर रही है, और हम मानते हैं कि हम आजाद हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है। तो अब क्या करना चाहिए, इसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात करूं। एक बात यह है कि ये कैसे करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इसका उपाय ये है। हमारे अभी बहुत जाने माने कार्यकर्ता, बहुत बड़ी नेता इला बहन भट्ट अभी चल बसी। उन्होंने एक सिद्धांत दिया, इसे कहते हैं 100 माइल प्रिंसिपल। उन्होंने कहा अन्न, वस्त्र, आवास, शिक्षा और आरोग्य, ये 5 महत्व की चीजें हमारी प्राथमिक जरूरत है। हम जहां रहते हैं वहां से 100 माइल के विस्तार में से आनी चाहिए, पैदा होनी चाहिए। इसे कहते हैं 100 माइल्स प्रिंसिपल। गांधी ने इसे स्वदेशी कहा था। आज की भाषा में उसे 100 माइल प्रिंसिपल बोलते हैं। कि हम जहां रहते हैं वहां जो खाना खाते हैं, हमारी थाली में जो खाना खाते हैं, आजकल एक थालीनॉमिक्स ऐसा भी एक वर्ड आया आज से 2 साल पहले। भारत सरकार ने इकोनॉमिक सर्वे प्रकाशित किया, इसमें अंतिम चैप्टर था थालीनॉमिक्स। मैंने वो पूरा चैप्टर पढ़ा तो पता चला कि इसमें थाली में क्या चीज है इसके बारे में बात नहीं थी। बात यही थी कि जो चीज है इसके दाम क्यों बढ़ते हैं, कम होते हैं, कितना उत्पादन होता है, वही बात थी। वो कहां से आती है इसकी बात नहीं थी।
तो मैं जो थाली में खाता हूं वो जो चीजें हैं वो कहां से आती है, कितनी दूर से वो आती है। जितनी दूर से वो आती है उतना इनविजिबल शोषण होता है, यह बात तय है। इसका मतलब क्या, जितनी दूर से आती है तो उसका परिवहन का खर्चा ज्यादा होता है, इतना पेट्रोल या डीजल ज्यादा जलता है, मतलब इससे ज्यादा पर्यावरण को नुकसान भी होता है। ये एक बात, बराबर। दूसरी बात इसमें यह है कि जितनी नजदीक से आती है उतना उन लोगों को रोजगार मिलता है जो मेरे बगल में है, बराबर ना। हम जितनी आयात करेंगे उतने प्रमाण में रोजगार की हम निर्यात करेंगे। हम निर्यात करते हैं तो रोजगार यहां पैदा होता है, अगर आयात करते हैं तो रोजगार जहां से आयात करते हैं वहां पैदा होता है। और आजकल तो बहुत बड़ी दिक्कत है अनएम्प्लॉयमेंट की, बेरोजगारी की। तो हम बेरोजगारी कैसे दूर करें? अगर बेरोजगारी दूर होगी तो गरीबी काफी कम हो सकती है। तो रोजगारी बढ़ेगी ना, हाँ जी, कंपनियां होगी तो रोजगारी बढ़ेगी। कंपनियां किस प्रकार की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है वो महत्व की बात है। जैसे कि भारत सरकार ये कहती है कि हम फ्लाईओवर्स बनाएंगे, हम बुलेट ट्रेन लाएंगे, हम काफी नेशनल हाईवेज एक्सप्रेस वे बनाएंगे। बहुत अच्छी बात है, विकास होना चाहिए, लेकिन ये सारी चीजें बनाने में आज मजदूरी कम और मशीन ज्यादा है। तो हमारा ये मानना है कि हम जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे, जितनी कंपनियां बढ़ाएंगे, उतना रोजगार बढ़ेगा। ये गलत फहमी है, क्योंकि अगर वो होता तो रोजगार बढ़ता, लेकिन बेरोजगारी का दर बढ़ता जाता है। अब शहरों में बेरोजगारी का दर सितंबर 2022 में 7.2% है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का आंकड़ा है। भारत सरकार ने जो आंकड़ा दिया दिसंबर का, वो तो उससे भी ज्यादा है, 9.5% है। ये शहरों की बेरोजगारी की बात कर रहा हूं, गांव में तो और है, जिसका कोई मायना ही नहीं है, उसका कोई नाप ही नहीं है। क्योंकि ये जो नाप है वो तो ऑर्गेनाइज सेक्टर का है, मतलब बड़ी कंपनियां हैं, सरकार है, उसमें कितने लोग रोजगार प्राप्त करते हैं, इनका आंकड़ा है। लेकिन मेरे कॉलेज के बाहर रास्ते पर जो चाय की किटली वाला है, वहां 7 लोग काम करते थे, कोरोना आया इससे पहले, और मैं अभी 1 सप्ताह से पहले ही वहां गया था, पता चला, और वो हमेशा पता रहा 2 साल से कि वहां 3 लोग ही काम करते हैं, वो 4 लोग आए ही नहीं गांव से। क्यों? मैंने 2 बार पूछा, 3 बार पूछा, जितनी बार गया उतनी बार पूछा कि वो लोग आए नहीं है। नहीं साहब, धंधा ही नहीं है। 2 साल से वो कह रहा है चाय की किटली वाला अहमदाबाद में फुटपाथ पर की धंधा नहीं है। इसका मतलब यह है कि बहुत बेकारी, बहुत बेरोजगारी आज है। इस बेरोजगारी को कैसे दूर करें? हम ऐसा समझते हैं कि टेक्नोलॉजी न्यूट्रल है, ये फिलॉसफी की बात है। हम कई बार कहते हैं ना कि चाकू होता है तो उससे सब्जी काटी भी जाती है और खून भी होता है। इस तरीके से हमेशा हम बातें करते रहते हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि ये टेक्नोलॉजी जो है वो न्यूट्रल है, ऐसा हम समझते हैं, वो तटस्थ है, इसका कुछ भी इस्तेमाल हो सकता है, ऐसा नहीं है। टेक्नोलॉजी कौन बनाता है, क्यों बनाता है, इससे फायदा किसको होता है, कौन इसकी वजह से गुलाम होता है और कौन धनी होता है, ये टेक्नोलॉजी के बारे में सोचना चाहिए, जो हम मोटे तौर पे सोचते नहीं है। आप देख लीजिए, पूरी दुनिया में आज जो 100 धनी लोग हैं, उसमें सबसे ज्यादा धनी लोग वो लोग हैं जो उत्पादन नहीं करते, इंफोटेक कंपनी वाले हैं। उसमें उत्पादन नहीं होता, सॉफ्टवेयर का इधर उधर होता है, बराबर। मैं और चीजों की बात नहीं करना चाहता, लेकिन जो विकल्प है उसमें यह विकल्प है एक बात कि ये 100 माइल प्रिंसिपल को किस तरीके से हम विनियोग में लाएं, यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। दूसरी बात मुझे लगता है, जिसके बारे में मैं कल थोड़ी सी बात करूंगा सुबह, लेकिन दोपहर को बात करूंगा, लेकिन जहां भी तय निर्णय करने की प्रक्रिया है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, वो डिसीजन कौन कर रहा है और उसमें हमारा योगदान कैसे हो सकता है,
आजकल जो डेमोक्रेसी है, चाहे वो गांव पंचायत हो या चाहे वो भारत सरकार हो, डिसीजन कौन लेता है? मैंने 5 साल में एक बार वोट डाला, फिर 5 साल में सो गया, फिर उठा, वोट डाला, फिर सो गया। तो मेरा काम सिर्फ उठने का, वोट डालने का, फिर सो जाने का है या और कुछ भी है? तो सरकार जो निर्णय कर रही है, मैं कई बार कहता हूं, आप काफी लोग बाहर से हैं, लेकिन मैं अहमदाबाद में रहता हूं, आप लोग भी अहमदाबाद में जो है वो जानते हैं कि एक बहुत बड़ा रास्ता है, रास्ते के अंदर एक रास्ता है और उस रास्ते में एक बस स्टैंड है, 1.5 करोड़ रुपयों का बस स्टैंड है वो, जिसे BRTS, बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम बोला जाता है। मैं अहमदाबाद में रहने वाला भारतीय नागरिक हूं। ये जो सिस्टम खड़ी की है, बस की सिस्टम, ये करीब 700 करोड़ रुपयों का खर्च करके खड़ी की गई है। मैं अहमदाबाद में रहने वाला हूं। क्या अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का ये फर्ज नहीं है कि वो मुझे पूछे कि देखिए हम ऐसा एक BRTS सिस्टम बनाने जा रहे हैं, आप अपनी राय दीजिए? ऐसा हो सकता है क्या? मुझे पूछा जा सकता है क्या? इस देश, इस गुजरात, इस अहमदाबाद में 60 लाख नागरिक हैं जो वोट देने जा रहे हैं। तो उन लोगों से पूछिए, यार आप मेरे मोबाइल पे मन की बात में मांगू कि ना मांगू, मुझे दे रहे हैं, तो मोबाइल पे BRTS सिस्टम भी समझा सकते हैं ना, और पूछ भी सकते हैं ना कि ये BRTS सिस्टम बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। और मेजोरिटी लोग ये कहे कि नहीं बनाओ तो बनाओ, मैं कहां ना बोल रहा हूं। अरे सुनो, पहले हम सवाल जवाब बाद में रखेंगे, आप पहले मुझे सुन लीजिए। तो मैं ऐसा समझता हूं कि ये पूछने की जो प्रक्रिया है, जिसे पार्टिसिपेशन कहते हैं, नागरिकों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। ये मुझे लगता है कि एक विकल्प है। अब ये विकल्प कैसे खड़ा किया जाए? 2 बातें हैं। हमारे संविधान में हमने 1992 में 2 संशोधन किए। एक संशोधन पंचायतों के लिए किया, दूसरा संशोधन हमने पालिकाओं के लिए किया। पंचायतों में हमने ग्राम सभा का प्रावधान किया और पालिकाओं में हमने वार्ड सभा का प्रावधान किया। 3 लाख से ज्यादा आबादी जिस शहर में है वहां वार्ड सभा होगी और हर गांव में, ग्राम पंचायत में ग्राम सभा होगी। लोगों को पूछिए, लोगों से राय लीजिए, फिर तय कीजिए विकास कैसे करना है। आप मेरा विकास कर रहे हैं तो आप मुझे जरा पूछने की बात रखिए, मुझे पूछिए तो सही कि मेरा विकास कर रहे हैं, तो मुझे नहीं पूछना। आप अपने आप मेरा विकास कर लेंगे। ऐसा भी हो सकता है ना कि मैं समझूं कि मेरा विकास हो चुका है, अब ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। तो आप मुझे पूछिए विकास करने के लिए। तो ये मामला है। विकास बहुत खतरनाक शब्द है। किसका विकास, कैसे विकास, क्यों विकास, कब विकास, किस तरीके से विकास, ये सारे सवाल हमारे लिए सबसे महत्व के हैं। और वो तभी हो सकता है जब आप मेरी राय लीजिए। लोकतंत्र का मायना ही यही है कि सब लोगों में बुद्धि है और सब लोगों की बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। यही एक रैशनल बात है, यही एक तार्किक बात है। तो ये एक दूसरा तरीका है कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में लोगों को शामिल किया जाए। और अंतिम बात मैं कहना चाहूंगा वो ये है कि आजकल जो ग्लोबल वार्मिंग की बातें चलती है, जिसमें यह कहा जाता है कि हम जिस प्रकार की औद्योगिक प्रवृत्ति करते हैं, उद्योजक प्रवृत्ति करते हैं, और जिस प्रकार से हम उपभोग कर रहे हैं, इसी की वजह से आजकल ये ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। मैं एक सीधी सी बात रखूं, मैं जब छोटा था
10-12 साल का, घर में कोई उत्सव हो या कोई त्योहार हो तो मेरी माँ मुझे बताती थी कि जाओ बेटा श्रीखंड लेके आओ। तो हमारे किचन में, रसोई घर में एक अलमारी थी, उसमें कपड़े की थैली थी। वो कपड़े की थैली लूँ, फिर एक पतीली लूँ और वो लेके मैं अपने जो मिठाई वाला था उसके पास जाता था, उसमें श्रीखंड लेके आऊं, सब लोग श्रीखंड खाएंगे। जो पतीली थी उसको धो के बाद में वहीं रख दी जाती थी और जो कपड़े की थैली थी वो भी वहीं रखी जाती थी। 10-15 दिन 20 दिन के बाद अगर फिर से श्रीखंड लेना चाहिए था तो वही पतीली, वही थैला। आज क्या करता हूं मैं? आज मैं हाथ हिला के बाजार में जाता हूं, प्लास्टिक के डिब्बे में वो श्रीखंड लेके आता हूं, प्लास्टिक की थैली में वो प्लास्टिक का डिब्बा रख के आता हूं और श्रीखंड खाता हूं। तो वो प्लास्टिक का डिब्बा भी फेंक देता हूं और प्लास्टिक की वो थैली भी फेंक देता हूं। हाँ, उसका उत्पादन होता है तो जीडीपी बढ़ती है। प्लास्टिक के डिब्बे का उत्पादन होता है, प्लास्टिक की थैली का उत्पादन होता है, कारखाने चलते हैं तो उनकी इनकम बढ़ती है, जीडीपी बढ़ती है, विकास होता है, लेकिन विनाश भी होता है साथ साथ। ज्यादा से ज्यादा संसाधनों का इस्तेमाल करना, इसे ही आजकल विकास कहा जाता है। तो हम किस प्रकार से संसाधनों का इस्तेमाल कम करें, यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इसमें दो बातें हैं, एक है व्यवस्था होनी चाहिए और दूसरा हमारा स्वभाव बनना चाहिए। दो बातें होनी चाहिए एक साथ। अगर स्वभाव बनेगा और व्यवस्था नहीं होगी, मान लो कि मुझे यहां से मेरे घर नारायणपुरा जाना है तो मैं कैसे जाऊं, इसके लिए अच्छी व्यवस्था बस की ना हो तो मुझे कार चलानी पड़ेगी, स्कूटर चलाना पड़ेगा, बाइक चलानी पड़ेगी। तो व्यवस्था भी होनी चाहिए। मेरा स्वभाव है कि मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करूं, लेकिन व्यवस्था नहीं है तो फिर मुझे प्राइवेट ट्रांसपोर्ट रखना पड़ता है। तो व्यवस्था और स्वभाव दोनों साथ चलने चाहिए, यही इसका उपाय है। कम से कम संसाधनों का उपयोग, और धनी लोग ही ज्यादा संसाधनों का उपयोग करते हैं, गरीब लोग ज्यादा संसाधनों का उपयोग नहीं करते। वो मोटे तौर पे एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, मोटे तौर पे। तो ये तीन बातें विकल्प के हिसाब से मैंने आपके सामने रखी है। पता नहीं मुझे कि हम किस प्रकार से इन विकल्पों को लेकर अपनी जिंदगी जी सकते हैं, या हम जहां जीते हैं वहां हम अपने समुदाय को साथ लेकर चल सकते हैं। लेकिन इतनी इसकी कोशिश करना और बार बार इस बात को दोहराना हमारे लिए काफ़ी आवश्यक है, मैं ऐसा समझता हूँ। ठीक है, चाहिए, कानून चाहिए, नियम चाहिए, रूल्स रेगुलेशंस एंड लॉज चाहिए। वो कौन बनाएगा, कैसे बनाएगा, इसके लिए एक व्यवस्था होती है। वो एक ज़माने में व्यवस्था थी, राजाओं की व्यवस्था। वो व्यवस्था को चलते 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 हमने 5-10 हज़ार साल गुजारे पूरी दुनिया ने। बाद में हमने लोकतंत्र की व्यवस्था का संशोधन किया। तो देख, सुनिए आप मेरे पास एविडेंस है, लोकतंत्र हमने नहीं किया, हम पर ठोका गया 47 में। बैठो हमने सच किया, उन्होंने धोखा, मेरे पास एविडेंस है। बैठो तो सही सीताराम जी, आपका नाम सीताराम है यार, इसीलिए तो लंका में जाकर रावण को मार रहा है। 1947 में हम आज़ाद हुए, उसके पहले क्या था? गुलामी थी और राजा थे। ठीक है, पूरी दुनिया में क्या था? तो पूरी दुनिया में भी राजा ही थे, आज से 100-200 साल पहले, और आज भी कई देशों में राजा है। ठीक है, तो राजाशाही धीरे धीरे खत्म होती जा रही है
और लोकतंत्र आ रहा है। लोकतंत्र खराब है, बहुत अच्छी बात है कि लोकतंत्र खराब है। इसका उपाय क्या? अच्छा लोकतंत्र खराब लोकतंत्र का उपाय है। ऐसा मत समझिए कि पुराने जमाने में जो राजाशाही थी वो अच्छी थी, ये बिल्कुल गलत ख्याल है। आपका ख्याल थोड़ा गलत लग रहा है। आपने इतिहास को बराबर, एक मिनट शायद जी बोलो तो जब अच्छे राजा थे तब अच्छी राजाशाही थी, जब बदमाश राजा आया तो बदमाशी थी। 10% थे, 90% सही थी, उसको गलत इतिहास पढ़ा के लोगों को भ्रमित किया, उसमें आप भी भ्रमित हो गए होंगे शायद। लेकिन हमारा कहना इतना ही है कि राजा से करोड़ों साल से, भाई मुझे तो बोलने देंगे, आपको बोलना है। लगता हूँ जहाँ तक मेरा इतिहास का ज्ञान है, पूरी दुनिया में राजाशाही थी और उसमें से धीरे 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 एक पॉलिटिकल इवोल्यूशन होता गया और उसमें से लोकतंत्र निकला। लोकतंत्र में जैसे राजाशाही में भी खराबियां थी, यहाँ भी खराबियां हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोकतंत्र खराब है तो राजाशाही चाहिए। लोकतंत्र खराब है तो लोकतंत्र को सुधारना ही खराब लोकतंत्र का उपाय है। वो कैसे सुधारा जाए, इसके लिए एक गुड गवर्नेंस का प्रिंसिपल है। वो गुड गवर्नेंस के जो प्रिंसिपल्स हैं उसमें है ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है, डिसेंट्रलाइजेशन है, पार्टिसिपेशन है, रूल ऑफ लॉ है, ह्यूमन राइट्स है। ये 6 इसके बहुत अच्छे प्रिंसिपल्स हैं गुड गवर्नेंस के। तो मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार से हम आज के नेताओं को गालियां दे रहे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, तो वो नेता कहां से आए? वो तो राजा थे नहीं, है नहीं, वो आए कहां से? वो तो हमने चुना है ना, हमने चुना है। वो भ्रष्ट है तो हम कुछ कम भ्रष्ट है क्या? पूरा समाज, पूरा समाज क्या कम भ्रष्ट है? वो भ्रष्ट है तो हम भी भ्रष्ट हैं मोटे तौर पे। हम नहीं करते हैं। तो सवाल इस बात का है कि ये भ्रष्टता खत्म हो। वो कैसे हो? इसके लिए क्या व्यवस्थाएं बनाया जाए, स्वभाव कैसे पैदा हो और व्यवस्था कैसे पैदा हो, ये लोकतंत्र का मायना है। देखिए, जहां राजाशाही थी वहां लोगों के पास मोटे तौर पे कोई अधिकार नहीं थे। जहां लोकतंत्र है वहां अधिकार होने की संभावना है, वहां हक होने की संभावना है। जहां हम अपने संविधान में हमने फंडामेंटल राइट्स लिखे हैं। आज बताइए आप, आज से 100 साल पहले, 2 साल पहले, 200 साल पहले, 500, 1000 साल पहले कोई लिखित संविधान था क्या? कोई लिखित संविधान था क्या? नहीं था। दुनिया में कहीं नहीं था, दुनिया में कहीं नहीं था। राजा जो कहेगा वो कानून बनेगा। ये एक रास्ता था चलाने का, समाज चलाने का वो एक रास्ता था। अब उस रास्ते में संशोधन करते 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 हम यहां तक पहुंचे हैं, बराबर। और पूरी दुनिया आज, ऐसा नहीं है कि सारी दुनिया में लोकतंत्र है, नहीं है। सबसे ज्यादा आबादी वाला चाइना, वहां लोकतंत्र नहीं है। करीब आधा अफ्रीका लोकतंत्र नहीं है। नाम मात्र का लोकतंत्र है रशिया में, बराबर। ऐसे कई देश हैं और कई देश ऐसे हैं, मोटे तौर पे काफी मुस्लिम देश ऐसे हैं कि जहां लोकतंत्र नहीं है, या तो वहां डिक्टेटरशिप है या वहां राजाशाही है। तो वहां लोगों के अधिकारों के लिए, लोगों के हकों के लिए कोई प्रावधान नहीं है। तो सवाल इस बात का है कि मैं अपना फर्ज निभाऊं। मान लो कि मैं एक कारखाने का मालिक हूं और आप मजदूर हैं, और सरकार का कानून है कि अगर आपको 8 कलाक काम करना है कारखाने में, और सरकार ने नियम बनाया है कि मुझे कम से कम आपको 300 रुपया
रोजाना 8 कलाक के काम के लिए मिनिमम वेज देना पड़ेगा, ये कानून बनाया है, बराबर। अब मैं तो आपको 300 देता ही नहीं हूं, 8 के बजाय 10 कलाक काम करवाता हूं और फिर 200 रुपया देता हूं, क्योंकि मुझे मुनाफा कमाना है। तो सवाल इस बात का है कि आपके लिए चिंता कौन करेगा? आपके लिए, जिसको मैं 200 रुपया दे रहा हूं, तो वो 2 तरीके से हो सकता है। एक कि आप अपना ट्रेड यूनियन बनाओ और मेरे सामने लड़ो कि हमें 300 रुपया चाहिए क्योंकि सरकार का नियम है, और दूसरी बात यह है कि सरकार मुझे पकड़े और मेरे सामने कानूनन कार्रवाई करे। यह दूसरा रास्ता है, यह सीधी सी बात है, बराबर। अब यह सब कुछ नहीं हो रहा, कहीं हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है। जहां नहीं हो रहा है वहां शोषण है। तो यह सारी जो शोषण की व्यवस्था है, उस व्यवस्था को के सामने कैसे हम अपनी बात रखें और उसमें से बाहर आने की कोशिश करें, ये मुझे लगता है कि बड़ी बात है। व्यवस्था जो पहले थी वो सारी बहुत अच्छी थी, और आज जो है सब खराब है। वो पहले भी काफी अच्छा था, उसमें से हम लें, और आज जो खराब है उसमें से हम खराबियों को दूर करें। 2 बातें एक साथ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले ही अच्छा था और आज सब कुछ बुरा है। अगर आज सब कुछ बुरा होता तो हम बैठे ही नहीं होते इधर। यहां आना जाना भी आज की व्यवस्था के हिसाब से हुआ है, वरना होता ही नहीं। तो ये बात जरा ध्यान में रख के हम आज की व्यवस्था में किस प्रकार से सुधार लाने की कोशिश कर सकते हैं। 2 तरीके से होगी, एक बाजार को सुधारना पड़ेगा और दूसरा स्टेट को, सरकार को सुधारना पड़ेगा। और उसके जो सिद्धांत हैं वो मैंने आपको बताए। एक है ट्रांसपेरेंसी, दूसरा है अकाउंटेबिलिटी, तीसरा है डिसेंट्रलाइजेशन, चौथा है पार्टिसिपेशन, 5वां है रूल ऑफ लॉ, और छठा है ह्यूमन राइट्स। ये 6 गुड गवर्नेंस के सिद्धांत हैं जो आजकल पूरी दुनिया इसी पर कोशिश कर रही है। सर ने बहुत अच्छी बातें बताई कि लोकशाही धीरे धीरे राजाशाही से निकल के आई, पर अगर हम वेदों का अभ्यास करते हैं तो उसमें लोकशाही, राज्य, महाराज्य, ऐसे 5 से 6 प्रकार के राज्य हमारे यहाँ हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि अभी ही हम सुसंस्कृत हुए हैं। हम जो पहले जो हमारा विकास था, जैसे अंग्रेज आए, उसके पहले जो हम लोग, हमारे पास इकोनॉमी भी थी और विकास भी था। इसी में बोलना है। हाँ, तो अंग्रेज आए उसके पहले हमारे पास इकोनॉमी नहीं थी या मुनाफा कमाने की टेक्निक नहीं थी, ऐसा नहीं है। हमारे पास बहुत अच्छी टेक्निक्स थी, जैसे मुनाफा कितना कमाना चाहिए उसका भी मार्गदर्शन है, 25% लेना चाहिए, और कहाँ पे खर्च करना चाहिए, दान करना चाहिए, कितना % वो भी था। अभी का जो इकोनॉमिक्स है वो तो बहुत ही पिछड़ा हुआ है। वो आपको बोलता है कि कमाओ और क्या करो, बाद में ज़्यादा कमा लिया तो बाद में आप गलत स्त्रियों पे इस्तेमाल करो, वो सब कहीं पे भी करो, उसका मार्गदर्शन भी अभी का इकोनॉमिक्स नहीं देता है। बहुत ही पिछड़े हुए लोग हैं अभी मैं आपको बताऊं कि आपने बताया कि राजा के समय पे प्रजा को कोई अधिकार नहीं थे। अभी मैं आपको राम भगवान का उदाहरण देता हूं, बाद में शांतनु राजा का उदाहरण देता हूं। शांतनु राजा थे, उनको एक स्त्री पसंद आ गई, मत्स्यगंधा, माने तो मछुआरे की लड़की। अभी वो राजा था, चाहे तो ऐसे उठा के लेके आ सकता था, पर वो कितने दिनों तक बेचैन रहा, वो मर जाए ऐसी परिस्थिति में आ गया, पर उसने वो लड़की को हाथ नहीं लगाया। उसके बेटे ने जाकर के प्रतिज्ञा पालन करते हुए वो लड़की को लेके आया। ऐसे राजा हमारे थे और रहे हैं अभी तक। राम राज्य में भी देखिए, श्री राम के सामने आवाज़ उठाई सामान्य लोगों ने कि ये ऐसी स्त्री को लेके आया जो दूसरे घर में रह के आई है, तो उन्होंने रानी का त्याग किया, लोगों के ऊपर दमन नहीं किया। सभी व्यक्ति को बोलने का अधिकार था, और हमारे राजा जो थे वो एकल शास्त्र नहीं रहा, उनके ऊपर शास्त्र था। राजा के नीचे 8 प्रधान मंडल रहता था, वो लोकशाही से आता था कि जैसे ये वार्ड में से ये बंदा आया, ये वार्ड में से ये बंदा, तो 8 मुख्यमंत्री रहते, प्रधानमंत्री, वो उसके ऊपर राजा रहता था, और राजा के ऊपर 8 ऋषि रहते थे, जो ऋषि शास्त्रों का मार्गदर्शन करते थे, और उसके ऊपर वेद रहते थे। जब वशिष्ठ जी ने राम को बताया
कि तुम अपने पिताजी का वचन का पालन न करना चाहो तो तुम वापस आ जाओ, क्योंकि कैकेयी और भरत बोल रहे हैं कि तुम वापस आ जाओ जंगल से। तो राम ने अपने गुरुजी की आज्ञा हमेशा पालन की है, पर उस दिन बोल दिया कि सॉरी, मैं जो अपने शास्त्रों में बताया है वो हिसाब से अपनी पितृ आज्ञा का भंग करना नहीं चाहता। वशिष्ठ जी को भी उन्होंने ना बोल दिया। और जब अंत में आप देखिए कि लक्ष्मण को वो सजा नहीं देना चाहते थे क्योंकि कुछ टेक्निकल मिस्टेक नहीं थी, फिर भी वशिष्ठ ने बताया कि नहीं, तुमको लक्ष्मण को सजा देनी चाहिए। तो लक्ष्मण को सजा दी है और उन्होंने देहांत दंड दिया है, मतलब उन्होंने खुद सरयू में जाके नदी प्रवेश किया है। तो हमारे पास बहुत बड़ा ज्ञान है, हमको दूसरे का ज्ञान लेके उसके ऊपर संशोधन करके हमारा ज्ञान ही इतना है कि हम आके छाती ठोक के बोल देंगे कि ये करो तो ही अच्छा ही होगा। इतने प्रयोग हमारे इधर हो चुके हैं। जी, मैं कहना यही चाहता हूँ, जो अंत में हेमंत भाई ने एक सवाल किया, तो भाई क्या होना चाहिए, प्रेसिडेंट होने चाहिए नहीं होने चाहिए, ये व्यवस्था होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। मतलब ये है कि आज की सिचुएशन में हमारे पास वैधानिक शक्ति कौन सी है, डू वी हैव एनी स्टैट्यूटरी पावर। हम यहाँ ये चर्चा जब सब कुछ हम कर रहे हैं तो उनके कहने का शायद मतलब यही है कि ये जो इवोल्यूशन है, यू शुड टेक नोटिस ऑफ दिस इवोल्यूशन। ये उत्क्रांति जो है, हम कहीं से निकल करके उठ करके खड़े हुए आगे बढ़े, तो आज जहाँ खड़े हैं वहीं से तो बात की जाएगी, बात तो वहीं से की जाएगी। उत्क्रांति की जब हम बात करें तो देखिए गंगा में बहुत पानी बह गया, और ये रियासतें वगैरह बहुत सारी जो भी बातें हैं, ये सब कुछ देखिए दुनिया में आज एक तरह से पूरा ग्लोब एक गांव बन चुका है। और जिन रियासतों की जिस वक्त जो बातें थी, वो अगर हम पॉलिटिकल इवोल्यूशन की बात करें तो वो जंगलों के कबीलों से बात शुरू होती थी, और उन कबीलों में फिजिकल स्ट्रेंथ जो है वो मापदंड होता था, जिसकी शक्ति ज़्यादा वही सरदार। तब तो ना तो गन पाउडर ही था कि भाई कोई 20 फुट दूर से गोली मार दे, वो भी तो नहीं था। तो ये सब कुछ तो धीरे धीरे हुआ, तो रियासतों का डेवलपमेंट भी बाद में आया, बड़े बड़े राज्य बने, चक्रवर्ती राजा भी बने। फिर हमने देखा यूरोप से इंपीरियलिज्म भी आ गया। उस इंपीरियलिज्म ने हमारे यहाँ न मालूम, जहाँ तक मेरी जानकारी है, सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई और गई 1947 में। और सेल्फ रूल की बात हुई आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब इंपीरियलिज्म का अस्त होने लगा, तो क्या किया जाना चाहिए, ये सारे मिलकर के उस वक्त जो लोग थे, हमारे पुरखे भी थे, जैसे आज हम चिंता कर रहे हैं, उन्होंने भी की, उस वक्त वे कर रहे थे। तो एकदम से हम ये तो नहीं कह सकते कि भाई उन्होंने जो कुछ किया वो सारा कुछ गलत किया था। हम यहाँ तक पहुँचे हैं तो हम आगे की बात करें। सेल्फ रूल हमें जो मिला, और लोकतंत्र के विषय में कहूँगा कि भाई मैंने जब ये शब्दों का माया जाल शब्द का बड़ा फर्क पड़ता है। मैंने जब पार्टीलेस इंडिया कहना शुरू कर दिया तो हमारे संजय भाई वोरा या फिर मैं भी था, हाँ, और हमारे वासुदेव पटेल ने भी कहा कि नहीं भाई ये तो बड़ा ही जलद हो जाता है, बहुत ही कड़ा शब्द है।
बहुत ही कड़ा शब्द हैं, इसको इस्तेमाल मत कीजिए। तो हमने वो जैसे दारू में पानी डालते हैं, हमने पानी डाल करके जन संसद कर दिया। फिर जब लोगों को समझ में आने लगा, हमारे ही साथियों ने, तो फिर ना उन्होंने ही फिर मुझे कहा कि भाई ये जन संसद तो समझ में नहीं आ रहा। तो उन्होंने ही घूम फिर करके मुझे 5 साल के बाद कहा कि पार्टीलेस इंडिया ही सही है। तो मैंने कहा भाई वो तो मैं कह रहा था, उस वक्त आप कह रहे थे ये नीट नहीं पी जा सकती है, चढ़ जाएगी। इसी हॉल में इनका आज से 4 साल पहले पार्टिसिपेट किया था, उन सबको बुलाया गया था और इसी चर्चा के लिए कि क्या करना है, तब उन्होंने ये सलूशन रखा था, कोई सुनने को तैयार नहीं था। जी जी। और जब मैं पार्टीलेस कहता हूं तो तुरंत सबको कुछ और ही समझ में आता है, लेकिन देखिए पार्टीलेस से मैं लोकतंत्र कहता हूं। पार्टीलेस का मतलब क्या? मैं कहता हूं लोकतंत्र, सच्चा लोकतंत्र। हाँ, अब यहाँ जो चर्चा चली हुई है वो कहा यह जा रहा है कि 1950 की 26 जनवरी को जो गणतंत्र हमें मिला, हमसे कहा गया कि आज ये गणतंत्र मिलते ही हम मालिक हो चुके हैं? मतलब कहा गया लोकतंत्र, कहा गया लोकतंत्र। हम पूरा देश, पूरी दुनिया, हम शब्द प्रयोग तो कर रहे हैं लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। हम अपने देश की बात करें तो भाई बल्हारा जी, मैं आपसे कह रहा हूं, देवेंद्र बल्हारा, संजीव शर्मा, हाँ, तो क्या कहेंगे आप? अरे भाई मैं देवेंद्र बल्हारा नहीं, मैं संजीव शर्मा हूं। तो मेरा कहना यह है कि भाई जो है उसे बताओ ना। ये ट्यूबलाइट, ये ट्यूबलाइट, अरे ये पक्षतंत्र है तो उसे पक्षतंत्र कहने में परहेज क्यों हो रहा है? पार्टी तंत्र है। इससे बहुत सादे, अगर हम इसे पक्षतंत्र नहीं कहेंगे तो लोकतंत्र पाने के लिए सोचेंगे कैसे? चोर को चोर नहीं बोलेंगे तो उसको भगाएंगे, सोचेंगे कैसे? अच्छा, फिर इसको थोड़ा सही तरीके से हम समझ लें कि भाई ये लोकतंत्र, ये देखिए ये सारा कुछ इवोल्यूशन की बात है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, कि स्वतंत्रता हो, समानता हो, न्याय हो, व्यक्ति का गौरव हो और बंधुता हो, ये 5 हमारे उद्देश्य हैं, इसलिए हमने ये भारत बनाया है। तो सवाल इस बात का है कि हमने ये एक पंक्ति जो पहले लिखी, इसके बाद में हमने संविधान में जो व्यवस्था बनाई और संविधान में जो व्यवस्था बनाई उसके तहत जो कानून बनाए, कानून के तहत जो हमने रूल्स और रेगुलेशंस बनाए पूरे समाज को चलाने के लिए, उसमें क्या दिक्कत है, उसके पालन में क्या दिक्कत है और जो पालन करने वाले हैं उनमें क्या दिक्कत है, ये बातें हमें सोचनी पड़ेगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि लोकतंत्र खराब है, सच बात है, लेकिन लोकतंत्र जो खराब है उसका उपाय उसे अच्छा करने में है। तो वो अच्छा कैसे किया जाए, इसकी सारी जो मुहिम चल रही है सारी दुनिया में चल रही है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका और यूरोप में लोकतंत्र है तो वहां सब कुछ बहुत अच्छा है। एक मिनट नहीं, बीच में कोई स्पष्टता जरूरी है भैया। आप लोकतंत्र खराब है ऐसा मत बोलो, वर्तमान लोकतंत्र खराब है ऐसा बोलिए, बात को साफ कीजिए। हाँ, ये तो लोकतंत्र को गाली हुई, मैं कैसे सुनूंगा?
लोकतंत्र जो है, वर्तमान लोकतंत्र खराब है, अच्छा लोकतंत्र हो सकता है, वो हमें बनाना है। बोलिए बोलिए आप। और तीसरी बात जो मुझे कहनी है वो ये है कि दुनिया के मानव जात के इतिहास में उत्क्रांतियां होती रही है। वो उत्क्रांतियां राजकीय तंत्र में भी हुई और अर्थतंत्र में भी हुई। ये दोनों प्रकार की उत्क्रांतियों में से जो आज व्यवस्था चलती है वो हमारे पास है। इस उत्क्रांति में हमें क्या सुधार करना है, किस प्रकार से सुधार करना है, और हर एक व्यक्ति को ऐसा लगे कि हमें एक जीने लायक जिंदगी जी रहे हैं, इसके लिए हमें क्या करना है, वो बातें मुझे लगता है कि सोचनी चाहिए। एक बहुत बड़े विद्वान है समीर अमीन, उनकी एक पुस्तक है पॉवर्टी कर्टेन। उसमें इन्होंने लिखा है कि ये पूरी दुनिया के ऊपर 5 प्रकार के लोग हैं जो इस दुनिया पर सत्ता चलाते हैं अपनी। एक हैं पॉलिटिशियंस, दूसरे हैं ब्यूरोक्रेट्स, तीसरे हैं उद्योजक, बड़े बड़े उद्योगपति, चौथे हैं मिलिट्री, और 5वें हैं प्रोफेशनल्स, मतलब आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स वगैरह वगैरह। ये 5 प्रकार के लोग हैं जो इस दुनिया पर शासन करते हैं, और वे ही शोषण की व्यवस्था को हमेशा बनाए रखने के लिए काम करते हैं। अब इनके सामने लड़ना है। मैं एक छोटी सी बात बता दूं, अमेरिका और यूरोप के देश और रशिया भी हमें भी शस्त्र देता है, पाकिस्तान को भी शस्त्र देता है। फिर कहते हैं तुम लड़ो, जरा इस्तेमाल होगा तो पता चलेगा कि शस्त्र कैसा है। तो मरना तो हमें है, उनका मुनाफा है। अब सवाल इस बात का है कि हमें मरना है कि नहीं मरना है, वो हमें सोचना है। ये सारी बातें हमें सोचनी पड़ेगी। तो हम ऐसा मत सोचें कि जो आजकल की व्यवस्था है उसमें कुछ सुधार नहीं हो सकता। ये एक बहुत लंबी और धीरे से चलने वाली प्रोसेस है। हिंदुस्तान में कभी क्रांतियां नहीं हुई, मारो कापो और पूरी व्यवस्था को बदल डालो। ऐसी कोई क्रांतियां जैसे 1949 में चाइना में हुई, 1917 में रशिया में हुई, 1948 में युगोस्लाविया में हुई, ऐसी क्रांतियां हमारे यहाँ नहीं होती। हम मारने काटने में नहीं मानते मोटे तौर पे। तो हम जो इवोल्यूशनरी प्रोसेस है उसमें मानते हैं और धीरे धीरे काम चलता रहता है। अच्छी बात यह है कि जैसा भी है वैसा लोकतंत्र है। ये जो भारत हमने बनाया है 26 जनवरी 1950 में जो नक्शा है, वो नक्शा इस देश के इतिहास में पहली बार बना है। ये पॉलिटिकल नक्शा पहली बार बना है, उसके पहले ऐसा नक्शा नहीं था। वो राजा थे, गुलाम थे, अंदर अंदर लड़ने वाले, मारने वाले, काटने वाले लोग थे। ये हकीकत है। सारी दुनिया में वही था, सारी दुनिया में वही था, यूरोप में भी वही था। सवाल इस बात का है कि हमें जो बनाया है उसमें शांति से रहना है और किसी को हमें दखल नहीं करनी है। इसीलिए हम कहते हैं अपने संविधान में जो पहली पंक्ति में लिखा है कि हम सार्वभौम संप्रभु मतलब सोवरेन रहना चाहते हैं। मतलब कोई हमें कुछ कहे और हम चलें, इस प्रकार से हमें नहीं चलना है। तो हम किस प्रकार से हमारी व्यवस्था को ठीक तरीके से चलाने के लिए काम करें, ये हमारा आज का मतलब सोचने का मतलब है। मुझे लगता है कि मुझे जो कुछ भी बातें कहनी थी मैं थोड़ी सी कह पाया हूँ। अगर अवकाश मिलेगा तो फिर थोड़ी सी बातें कल करेंगे।